ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए विकास जी के पास चलेंगे। विकास जी, क्या बाकी पार्टियों में जाति देख करके और बाकी चीज़ें धर्म देख करके पद दिए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं उनके यहाँ योग्यता देख करके पद और वो सब दिए जाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ करती कुछ, वो कभी भी अपने बात पर पक्की नहीं रहती है। आपको याद होगा कल्याण सिंह साहब का जब दूसरा कार्यकाल था, उस वक्त ही आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में कितने चेहरे आए जो सीएम बन के चले गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उसके मौजूदा स्थिति तक पहुंचाने में जितना बड़ा रोल कल्याण सिंह परिवार का था, उस हिसाब से आपने देखा कि उनके मुख्यमंत्री रहते रहते राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता और तमाम चेहरे आए। इसके बाद उनको पार्टी छोड़ना पड़ा, समाजवादी पार्टी की शरण में गए, उनके बेटे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ के आए, मंत्री बने। पूरा एक लंबा समय, मैंने कहा ना, उमा भारती जी जिनको मंदिर आंदोलन की सबसे अग्रणी नेता रही, किस तरीके से आपने देखा जिस दिन राम जन्मभूमि पर एक दूसरा आप सीधा सवाल प्रियंक पांडे जी से पूछ सकते हैं, वो आपकी बात का जवाब देंगे। प्रियंक पांडे जी, विकास जी कह रहे हैं कि उमा भारती भी बहुत अगवा रही हैं, लेकिन वो आज कहां पर हैं? कल्याण सिंह जी जब जिंदा थे क्यों उनको पार्टी छोड़ना पड़ा? जिंदा रहते आप लोगों ने उतनी तवज्जो नहीं दिया। पूरे देश में, प्रदेश में मंदिर आंदोलन के मामले में जवाब देना चाहिए आपको। कल्याण सिंह जी 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद पर उनके कार्यकाल में ही आपने उनके जगह पर राजनाथ सिंह को, राम प्रकाश गुप्ता जी को। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, पर आपने 5 साल कार्यकाल तक तो पूरा नहीं होने दिया। हम भाई साहब वो सत्ता के लालची नहीं है हम लोग, जब जरूरत पड़ती है तो समाज के लिए सत्ता भी छोड़ देते हैं। एक अति पिछड़ा वर्ग, वो अति पिछड़े समाज से आते हैं। बोलने जा रहा हूँ उसको सुनिए। कल्याण सिंह जी अति पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व भी करते थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सीएम रहे, उसके बाद वो गवर्नर बने, उनके आज पोते हटाए भी गए मंत्री हैं। और मैं यही कह रहा हूँ, भैया कुछ कह रहे हैं शिव प्रसाद जी, उनकी बात भी सुनिए। बेइज्जत करके कल्याण सिंह को हटाया भी गया मुख्यमंत्री पद से। माननीय योगी जी उनको परिवार की तरह, में एक पुत्र के समान। देखिए, इनसे सवाल पूछने के लिए मैं बात पूरी करने दिया जाए। उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो सपना माननीय कल्याण सिंह जी ने देखा था, उसको माननीय आगे बढ़ा रहे हैं। और संदीप जी, एक चीफ मिनिस्टर के बेटे को राज्य मंत्री बना करके नेपथ्य में डाल देना, उसके समाज का सम्मान करना है। बेहतर शिक्षा मुख्यमंत्री जी ने जो अपने पिता के अंत्येष्टि में नहीं गए, उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टिकोण से इस अंत्येष्टि में खड़े हुए हैं। कल्याण सिंह जी ने देखा था, आज वो चिरतार्थ हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश भाषण देने लगे, उत्तर प्रदेश अब भाषण देने लगे, अब भाषण देने लगे। कल्याण क्या माहौल करके रखा था इन लोगों ने, प्रदीप जी? गांव में जा नहीं पाते तो यहाँ चैनल पे देखिए, अब यहाँ आपका भाषण लंबा चलाइए, प्रदीप सुना दीजिए भाई, इनका भाषण हमारी जनमानस से सुना दीजिए। नहीं, भाषण नहीं चलेगा, सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा। विकास जी, आप सवाल पूछ सकते हैं जी, अपनी बात ही रखने देते कम से कम। अरे भाषण तो आप दे रहे थे, मेरा जवाब सुनने का आपको। प्रियंक जी, मैं अपनी बात रख लूं, आपका बात आ गई, मैं अपनी बात रख लूं, मैं अपनी बात तो रख दूं, आपका भाषण आ गया। एक बार भी नहीं बोला, लेकिन आप जनता इनको भगा रही है, ही नहीं है, भाषण दे नहीं पाते हैं तो चैनल में भाषण दे रहे हैं भाजपा के नेता। आपके यहाँ देखिए, परिवार है, एक ही पार्टी है और एक ही वो है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चला रहे हो आप लोग। हमारे यहाँ हमारा पूरी, देखिए, आपसे राजभर जी भी, अच्छा आप ये बताइए, आपसे राजभर जी क्यों छिटक गए? आपसे ये दूध समाज का, अवंती बाई जी को मानने वाला ये समाज
इस वीर वीरांगना अवंतीबाई के समाज का आपने लगातार अपमान किया। सैकड़ों ऐसे उदाहरण है कि आपने लोध समाज के तमाम नेताओं को अपमानित करके अपने सत्ता से दूर रखा। पहले वोट लिया, वोट लेने के बाद उनको गुमराह किया। जब वो सीट नहीं पाए तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मुझे आप बताइए, करुणानिधि पहले आपसे जुड़े, फिर अच्छा, आप कहाँ तमिलनाडु चले गए उत्तर प्रदेश से? अरे उत्तर प्रदेश में रहिए, करुणानिधि हमारे ही साथ है। अरे भैया, आपसे बात हो रही है भारत की और आप कर रहे हैं चीन और अफगानिस्तान की तैयारी कर रहे गुमराह मत करिए। इस देश की सम्मानित जनमानस का आप अपमान कर रहे हैं। पांव तक डूबे हुए लोग हैं आप। अरे भैया, अरे भैया, भाई साहब को बीपी हो गया, आप कंट्रोल करिए। धर्म और हिंदू धर्म, अब धर्म वर्म पे भी उतर आए हैं, मानने वाली देखिए धर्म पे भी उतर आए हैं। सबको बराबर सम्मान दिया जाता है। करवा लीजिए, अपना गला साफ कर लीजिए, क्योंकि इसीलिए जनता आपको जनता इनको भगाती है ना, जनता जिनपे जा नहीं सकते हैं। आज हमारे यही गला साफ कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को पुत्र के समान सम्मान दिया, तो इसमें आपके पेट पे क्यों दर्द हो रहा है? मुझे ये बताइए। अरे भाई, वरासत करने का अधिकार, यह सुन तो लिए प्रियंक जी। आपको क्या दिक्कत है उसमें? अरे सुनिए प्रियंक जी, आपको वसीयत आपके पिता लिख के जाएंगे कि आपका भाई आपको वसीयत लिखेगा? पहले ये बताइए, वसीयत आपके पिता अगर आपको वसीयत लिखना है तो आपके पिता लिखेंगे कि आपका भाई आपको वसीयत लिखेगा? ये कौन सा कानून आप बता रहे हो? हमारे आप कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हैं? गंगा की आप सफाई। आपको पूरा मौका दिया हमने सवाल पूछने का। प्रियंक जी, आपने भी पूरा जवाब दिया। एसपी यादव साहब के पास चलते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। में अगर वसीयत मिलेगी तो इनके पिता लिख के देंगे, इनके बाबा लिख के देंगे कि इनका भाई इनको लिख के देगा? ठीक है विकास जी, सवाल पूछता हूं मैं हमसे। उससे पहले एसपी यादव साहब के पास चलेंगे। एसपी यादव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। इससे भगाए जाते हैं, इसलिए ये चैनल पे अपना गला साफ कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है, देखिए जहां तक सवाल है, जहां तक सवाल है, वसीयत का जहां तक सवाल है, अभी कोई बेटा जवाब दिया ना, अपने पिता का जो है प्रॉपर्टी अगर वसीयत कर दे तो 420 मुकदमा दर्ज हो जाएगा कि जब वो जो है। आज कल्याण सिंह जी की आत्मा रो रही होगी जिस तरीके से, जितना उनका अपमान किया भाजपा ने, और उनकी मृत्यु के बाद उसको कैश करा रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही है बीजेपी। ये तो बहुत ही शर्मनाक आपकी हरकतें हैं भाजपा की। प्रियंक जी, आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनके देहांत के बाद। उनके जीते जी उनको सम्मान नहीं दे पाए, और आप बता रहे हैं कि आपने राज्यपाल बनाया। उससे कहीं ऊपर उनका हक था। अटल जी सबसे बड़े नेता थे माननीय कल्याण सिंह जी। ये हमारे आपने उनके समाज के साथ धोखा किया है, उनके आंदोलन में जुड़े लोगों के साथ धोखा किया। मैंने जरा एसपी यादव साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। एसपी यादव साहब, अपनी बात रख लीजिए। प्रियंक पांडे जी, एसपी यादव साहब को भी सुन लीजिए भाई। सिंह जी के इतना सम्मानित, तो राजवीर सिंह को मुख्यमंत्री बना दे, तब माना जाएगा कि आपका बहुत बड़ा स्नेह है। केवल ये हवाई करना कि वसीयत कर दिया है, वो किया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं बनाइए, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, मुख्यमंत्री बनाइए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारा पद देना हुआ तो राजा बेटा राजा नहीं बनेगा। और वहाँ जो भारतीय वोट लेंगे लोक समाज का, लोक समाज। अच्छा ये बता दीजिए प्रियंक जी, समाज आपको प्रियंक जी अच्छा ये बता दीजिए, अपमान किया है कि आपने तो बोला नहीं कल्याण सिंह का जीवित को अपमान किया है। बनेगा, फिर बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत सम्मान करके तो बना लो ना। ये नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हमारा मंडल अध्यक्ष भी कल प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसका उदाहरण हमने पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए आप। हमारे यहाँ ये देखिए, जब मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो ये फार्मूला लगा दिए कि बेटा नहीं हो सकता है। आपके यहाँ क्या बस आप बताइए, अखिलेश यादव के सिवा कोई चेहरा है? बेटा ने वसीयत के लिए वो मान लिया आपने। माननीय कल्याण सिंह जी के बेटे ने वसीयत की बात किया तो मान लिया। दूसरा चेहरा देखिए, वसीयत कर दिया है, उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने तैयार नहीं है।
सब प्रमोद जी के पास चलते हैं। जी, प्रमोद जी ने एक बढ़िया सवाल उठाया था। प्रियंक जी, जरा प्रमोद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी भी सुन लेते हैं। जी, एसपी यादव साहब, बात हो गई आपकी भाई। जी, प्रियंक पांडे जी थोड़ा आराम कर लीजिए, अभी आपको बहुत सारे जवाब देने हैं। प्रियंक जी आप थोड़ा आराम करिए। प्रमोद, एसपी साहब के साथ आपने क्या किया? आप बताइए, अखिलेश यादव जी के सिवा कोई दूसरा चेहरा देंगे क्या? आप इसी मंच पर जवाब, इसी फोरम पे जवाब दीजिए। बारे में बात करने की, आप सिर्फ एक मानसिकता से घिरे हैं। अखिलेश जी के बारे में बात करने की। एक आदमी सीएम होगा, फिर उसका बेटा सीएम होगा, फिर उसका बेटा सीएम होगा। पूछ लिए आपने। प्रियंक पांडे जी रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, आ रहा हूं। एसपी यादव साहब थोड़ा धैर्य रखिए, आ रहा हूं सर, आपके पास भी आऊंगा। प्रमोद गोस्वामी जी, आपने कहा कि टंडन जी को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितना प्रियंक पांडे कह रहे हैं। उस समय कोरोना काल चल रहा था, इसलिए क्या यही कारण है कि कल्याण सिंह पिछड़ों के नेता थे, ये कारण है? राजनीतिक आधार है अपनी जगह, और सम्मान दिया मुख्यमंत्री ने तो वो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा कि इससे एक पार्टी के उसमें एक अच्छा संदेश गया। लेकिन इस बार जो किया गया, और टंडन जी की जो बात है, अगर आप देखें तो टंडन जी मतलब शुरू से जिस दिन वो संघ के कार्यकर्ता बने और मरते दम तक पार्टी में रहे, और पूरी तरीके से उन्होंने पार्टी छोड़ के भी नहीं गए, कभी छोड़ नहीं। और जबकि कल्याण सिंह और इनके बीच में मतभेद भी रहे, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन वो पार्टी में बने रहे। कल्याण सिंह जी के साथ अटल जी का टकराव हुआ और वो उसके बाद छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। इनके ऊपर ये भी रहा, टंडन जी के ऊपर ये कभी नहीं रहा कि वो कभी उन्होंने दो नाव पर पैर रखे हों। कल्याण सिंह जी जो हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। मंदिर आंदोलन में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा, संगठन में भी उन्होंने। प्रमोद जी, लेकिन तो याद ही है, लेकिन कल्याण सिंह, ये वही कल्याण सिंह जी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नष्ट करने की कसम भी खा ली थी। नहीं, कसम खा ली थी, और कसम खाने के लिए उन्होंने उस चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में मठा जी भर के डाला था। लेकिन स्थिति ये है कि चूंकि ये चुनाव है, अगर शायद ये साल भर पहले ये घटना हुई होती या उनका निधन हुआ होता तो शायद इतना महिमा मंडल नहीं होता। एक चीज। दूसरी बात, जब सब राजनीतिक दल जातिगत आधार पर राजनीति कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये बात जो जिस पर डिबेट हो रही है वो बात सच है कि ये पूरी तरीके से जितना भी महिमा मंडल किया गया या जितनी हाइप दी गई, वो सिर्फ 2022 को चुनाव में और ओबीसी वोट बैंक को, विशेष रूप से लोध वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए की गई। क्योंकि कल्याण सिंह जी की पकड़ थी, कल्याण सिंह के जाने के बाद लोध वोट बैंक छिटक न जाए, ये उसके लिए जताने की एक कोशिश की गई है। इसलिए टंडन जी की जो बात है तो वो भी टंडन जी का कंट्रीब्यूशन उनसे कम नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद टंडन जी का एक सामान्य तरीके से जैसे और लोगों का होता है वैसे ही वहां एक रिचुअल या परंपरागत ढंग से हुआ। उसको ना तो वहां जाके घी डाला गया, ना वहां पर जब वो अस्पताल में भर्ती रहे तो 4-4 बार 5-5 बार कोई देखने गया, ना प्रधानमंत्री यहाँ आए। कोरोना था तो उसमें ऐसा नहीं है, कोरोना था, भीड़ की हो सकती है कि जो वहां जनमानस उमड़ा था या जो वहां पहुंचा था वो बात तो हो सकता है, उस बात से तो मैं सहमत हो सकता हूं। लेकिन जहां तक वहां उनकी चिता पर वहां उतने खड़ा रहना या मतलब बराबर उनको वहां से ले जाना, वहां अस्पताल से लेके यहाँ लखनऊ से लेके वहां तक, फिर उसमें चिता में घी डालना, फिर उसमें राजवीर का विरासत सौंप देना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 2022 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने का एक ये सुनियोजित और एक रणनीतिक ये एक हिस्सा है। बिल्कुल। प्रियंक पांडे जी, आपके पास 2-3 बढ़िया सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए। प्रमोद जी कह रहे हैं कि कल्याण सिंह 2 बार पार्टी से बाहर गए, पार्टी को खत्म करने की कसम खाई, जबकि टंडन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जीवन भर भारतीय जनता पार्टी में ही रहे और उनका योगदान भी कम नहीं है।
तो उनको इतना तवज्जो क्यों नहीं मिली? बात है, और ये बातें उसी को समझ में आएंगी जो पूरी पार्टी को और देश को और प्रदेश को अपना परिवार समझेगा। देखिए दो बातें मैं पिछली बार आपको कहना भूल गया था पांडे जी, मैं पिछली बार आपको कहना भूल गया था, प्रदेश को और देश को नहीं, पूरा विश्व को हम लोग अपना परिवार समझते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि ये जो आप प्रश्न पूछे आप कि कल्याण सिंह जी 2 बार पार्टी से बाहर गए, ये हर परिवार में हर उसमें थोड़ा बहुत मतभेद होता है, लेकिन बाद में माननीय कल्याण सिंह जी ने उसका प्रायश्चित व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जब मेरे प्राण निकले तो मैं भाजपा के झंडे में मुझे लपेटा जाए जी। अरे नहीं वो ठीक है, लेकिन प्रमोद जी का दूसरा सवाल ये है, ये हम सब लोग चुनाव ना होता, चुनाव 1 साल बाद और होते तो क्या इतना महिमा मंडन किया जाता? जवाब दीजिए प्रदीप जी। नहीं, सवाल भी सुनिए भाई। ये पहले एक प्रश्न आपका और था जी। कि आप ये समझिए कि माननीय कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री का होने के नाते उनका एक प्रोटोकॉल भी था। और रही बात कल्याण सिंह यादव की भी डेथ हुई थी, पूर्व मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल से प्रोटोकॉल तो राज्यपाल का भी होता है। मुझे ये समझाइए, राज्यपाल का भी होता है। राज्यपाल का प्रोटोकॉल नहीं होता भाई इनके लिए, मुख्यमंत्री का एक सम्मान था और उस सम्मान के वोट नाते लेने के लिए प्रोटोकॉल है। पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? पूरा सम्मान प्रदीप जी, ये वोट लेने के लिए प्रोटोकॉल है। बात टंडन जी में कोरोना अपने चरम पे था, उसके बावजूद रामनरेश यादव जी की जब मृत्यु हुई थी, रामनरेश यादव जी की जब मृत्यु हुई थी तो उसमें कोरोना का कहीं नाम नहीं था। प्रियंक जी, मैं 1 मिनट पे आ रहा हूँ आपके पास, बस एक बार दिया साहू साहब को भी चर्चा में ले आओ, फिर विकास जी आपके पास आऊंगा। चर्चा में ले आओ, फिर विकास जी आपके पास आऊंगा। डीआर साहू साहब लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। डीआर साहू साहब जी, हाँ बताइए, विकास जी अपनी बात रख लीजिए। बड़े नेता के साथ साथ एक मजे हुए राजनेता थे और अपने समाज के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई की और वह पूरे अति पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। आपको याद होना चाहिए, शिव प्रताप जी सदन में रहे होंगे, पुराने साथी हैं, सदन के मेंबर रहे हैं, इनको पता होगा कि हुकुम सिंह कमेटी बनी थी, अति पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही थी और वो अति पिछड़ों के लिए बात कर रहे थे, जिसका केंद्र की अटल सरकार ने विरोध किया, उसी को लेकर मतभेद शुरू हुआ। और आज भी भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के लिए जो रोहिणी आयोग बना है, जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की जो 400 पन्ने की जो रिपोर्ट है, उसी को मतभेद हुए हैं, उसी को लेकर के आज वहां से राजभर भी अलग हुए हैं और कश्यप समाज के लोग भी अलग हुए हैं आज तक। इसलिए इन्होंने, विकास जी आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन 2011 में जब जनगणना हुई थी तो सरकार आपकी थी, आपने फुल फ्लेज जनगणना नहीं कराई पिछड़ों की। 2016 तक पूरी जनगणना कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें जातीय आधार भी जनगणना हो चुकी है। वो जातिगत आधार पर जनगणना है, उसका सार्वजनिक करने का धर्म केंद्र की मोदी सरकार को है, जो 7.5 साल से मौन बैठी हुई है और आज वो राज्यों को अति पिछड़े। ठीक है सर, प्रोफेसर डीआर साहू साहब के पास चलते हैं। डीआर साहू साहब, आप तो राजनीति को काफी नजदीक से देखते हैं। विकास जी माफ करिएगा, समय कम है। साहू साहब, क्या लगता है कि अब मतलब चुनाव के लिए कुछ भी करेगा? अगर चुनाव नजदीक हो और किसी की मृत्यु हो तो वो भी एक महिमा मंडित हो सकती है, और शक्ति हासिल करना सबकी उद्देश्य है और कोई और कुछ है नहीं। कैप्चरिंग द पावर इज द अल्टीमेट गोल। तो ये जो इस तरह से लोकतंत्र की यदि बात करेंगे हम लोग तो यही होगा और इसी में हम लोग इसको एक एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा उदाहरण बीजेपी सरकारों में मिल रहा है। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल इससे छूटे नहीं, ऐसा भी नहीं है। यू कैन नॉट ओनली ब्लेम कि भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, इसमें सारे राजनीतिक दलों की ये उद्देश्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, इसमें ये लोगों का हर तरह से ये लोग इफेक्टिव है, हर तरह से उनकी बेहतर है और जो कि और लोग नहीं कर पा रहे हैं वो इसलिए पीछे। तो मेरा ये पिछड़ों का वोट लेना और उसके बाद धोखा देना भारतीय जनता पार्टी का मेन विषय है, उसको लेकर असंतोष है। राजनीति के लिए आपने नरसिंहा राव जी के साथ क्या किया
अपॉर्चुनिटी की बात है, अवसर को समाधि क्यों नहीं दिल्ली में बनने दी? अपॉर्चुनिटी ये भी खड़ा हो रहा है ना, अपॉर्चुनिटी को हासिल करना जरूरी है। जहाँ बनी है जाकर देख लीजिए, बनी हुई है और बहुत साथ सम्मान नरसिम्हा राव जी का जन्मदिन पूर्णतिथि सब मनाती है कांग्रेस पार्टी। और विकास की प्रक्रियाओं को ध्यान देना चाहिए। एज ए नेता, एज ए स्ट्रेटेजिस्ट भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में नरसिम्हा राव जी का जो योगदान है उसको कभी भारत भुला नहीं सकता। भाजपा परिवार का सदस्य है, हम उसको सम्मान पांडे जी, प्रियंक पांडे जी, आप लोग लगातार बोलते रहे हैं, थोड़ा दियार साहू साहब को भी सुन लेते हैं। साहू जी अपनी बात रख लीजिए जी। आपके पास जी मेरा ये कहना है कि रुकिए भाई, आपकी बात नहीं सुनूंगा। मेरा कहना ये है कि एक राजनीतिक दल आजकल जिस तरह से जो औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो कहेंगे कि औजार है, इन सारे टूल्स को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टूल्स में जो मुद्दे हैं वो गैर मुद्दा जो है वो मुद्दे बन गए हैं। इशू जो होना चाहिए, जो महंगाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विकास, वही मुद्दा होगा, वो सब मुद्दा वही होगा। अब नॉन इश्यू मुद्दा वही होगा। तो इस तरह से यदि हम चलेंगे और केवल हमारा टारगेट रहेगा कि सत्ता और शक्ति को हासिल करे, और ये केवल एक राजनीतिक दल के लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक दल यही कर, तो मेरा सरकार में सर उसकी जिम्मेदारी होती है, वो असल बात सही है। इसको सभी लोग घेरेंगे, लेकिन घेरेंगे नहीं, उसको जवाब देना चाहिए। असल मुद्दों से हट गए, अपनी बचत में इस टाइप की जवाब दे रहे हैं, संकीर्ण मानसिकता वाला काम करेंगे। लेकिन मेरा जिस समाज को उन्होंने धोखा दिया, जिस समाज का अपमान किया, आज उस समाज के नेता की अंत्येष्टि में पूरा रोना पिटना मचाए हुए हैं। मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है, के कलश का घोटाला हो गया, अटल जी के नाम पर भाजपा आई है, उसको कलश का घोटाला कर लिया। हर अवसर को लेके अब राजनीतिक दल में आना चाहते हैं। अटल जी के नाम पर ये लोग कितना बड़ा घोटाला किए, कलश का घोटाला कर लिए। कहीं कलश की यात्रा नहीं निकली और केवल सोशल मीडिया पे 2 दिन पेश करने जा रहा हूँ, इनसे पूछे। अभी आपने अपने सबसे बड़े नेता को भी नहीं छोड़ा। कल्याण सिंह जी की बात क्या करेंगे? आपने उमा भारती, अशोक सिंघल, किसी के सम्मान में कोई आपने काम किया हो? प्रदीप जी, अभी आंदोलन या आपकी पार्टी को उठाने वाले सभी नेताओं का धोखा किया आपने। से सुनिए, मैं जो बताने, कोरोना पेंडेमिक में ही हमारे पार्टी का अगर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर कोरोना में उसकी मृत्यु हुई तो हमारे तो गंगा में बहते हुए देखा गया। उनके गांव हजारों लोगों को गंगा में बहते हुए देखा गया, वो भी हिंदू। अब भाई फाइनल कमेंट के लिए डीआर साहू साहब के पास चलते हैं। प्रियंक जी आप रुक जाइए, विकास जी आप भी रुक जाइए। डीआर साहू साहब आपका फाइनल कमेंट जी। प्रियंक जी रुकिए भाई, हो गई बात आपकी। डीआर साहू साहब आपका फाइनल कमेंट जी, अपनी बात रख लीजिए। आपने उसको डिसोन कर दिया। विकास जी आप भी रुक जाइए, दोनों लोग रुकिए। खड़ा था, पूरा मौका दिया हमने आप दोनों को। लोगों के गांव। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपने मौका दिया, धन्यवाद। प्रदीप जी, मैं सभी को निवेदन ये कर रहा हूँ, लोकतंत्र कोई भावात्मकता की कोई इसमें कोई स्थान नहीं है, इमोशन का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र एक तार्किक सामाजिक बेहतर समाज की बात करता है। तो इसीलिए ये सारे मुद्दों को लेके अभी भी हम कब तक 70-75 साल हो गया, अभी भी हम लोगों को गुमराह करेंगे ये इमोशन को लेके कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इमोशन से एक राजनीति को इसमें स्थान धीरे धीरे कम करते चले और एक विकास की बात करें, एक तार्किकता की बात करें और एक बेहतर स्वस्थ समाज की बात करें। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर डीआर साहू साहब कह रहे हैं और बहुत ही शानदार नोट पर अपनी बात उन्होंने खत्म की है और उन्हीं के नोट पर मैं अपनी इस चर्चा को भी यहीं पर विराम दूंगा कि हालांकि राजनीतिक पार्टियों की ये मजबूरी है कि सब चीज़ों को उसमें समाहित करना पड़ेगा जिससे कि वोट मिलता हो, वोट बैंक अपने कब्जे में आता हो। लेकिन साहू साहब का कहना ठीक है कि भाई ये कब तक हम आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, हम कब तक इस तरह से इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करते रहेंगे, कैसे दूसरे मुद्दों पर लोगों को फंसाते रहेंगे। क्यों नहीं हम जो बुनियादी मुद्दे हैं उन सवालों पर हम चर्चा करते हैं, क्यों नहीं लोकतांत्रिक मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, क्यों नहीं जो आज की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और महंगाई और दूसरी जो समस्याएं हैं, क्यों नहीं हम उस पर राजनीति करते हैं। क्यों हम इस तरह से राजनीति को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।